दैट इज योर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। और दूसरी जो हो जाएगी दैट इज योर वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो अभी पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, बाद में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ज़्यादा कंसेप्चुअल वेव ऑप्टिक्स है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो आप देखोगे सिंपल ज्योमेट्री है ना, बहुत आसान सी चीज़ होती है लेकिन बड़ी है थोड़ी सी, है ना, रे ऑप्टिक्स। और चूंकि बहुत सारी जगह पे ना ये रे ऑप्टिक्स 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो, लाइक मुंबई में भी इसको एज ए 12th का फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं वो ऑप्टिक्स को, है ना। मैं व्हेन आई वाज इन कोटा, वहाँ पे भी ऑप्टिक्स सबसे पहले पढ़ाई जाती है ना, कि कई जगह पे जो होता है ना, क्या बोल रहे हो बेटा आप? नहीं, नॉट नेसेसरी, एकाग्र जरूरी नहीं है कैपेसिटर से पहले उसको पढ़ना, है ना। लेकिन कई कई चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अदरवाइज कैपेसिटर आप पढ़ सकते हो। तो ऑप्टिक्स हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, है ना। वो मेरे पढ़ाने का तरीका है, 2 बार में मैं स्प्लिट करके नहीं पढ़ाता हूँ, अदरवाइज उसके बिना भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका आ गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और चूंकि ये सबसे पहला चैप्टर होता था, है ना, कोटा के सिस्टम में या मुंबई के सिस्टम में सबसे पहले उसको ये पढ़ाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा मटेरियल डेवलप्ड है, क्योंकि स्टार्टिंग के टॉपिक्स के ना जो मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे फिर कम होता शुरू हो जाता है। तो जब तक जाके मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में आते हैं फिर कम ही चीज़ें होती हैं उसमें, है ना। तो ऑप्टिक्स में इसलिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स दोनों आपको पढ़ना है। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने लाइट को डिफाइन कर लिया, है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, है ना, कि भाई सोर्स ऑफ लाइट भी होगा। तो सोर्स ऑफ लाइट में वी कैन सिंपली कॉल इट एज ए, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक तो सेल्फ ल्यूमिनस, है ना, कि भाई दो तरह के आपके सोर्स ऑफ लाइट हो जाएंगे, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, एंड ये सेल्फ ल्यूमिनस, है ना, ल्यूमिनस, एंड दूसरा हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, है ना। तो सेल्फ ल्यूमिनस के बारे में आपको पता ही है कि जो अपनी लाइट पोजेस करते हैं, है ना। नॉन ल्यूमिनस होते हैं जिसकी कोई अपनी लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्शन से लाइट आती है, लाइक सेम सेल्फ ल्यूमिनस जो हो जाएगा, वी कैन कंसिडर सन एज ए सेल्फ ल्यूमिनस, इट possesses इट्स ओन लाइट। एंड नॉन ल्यूमिनस का मतलब हो जाएगा मून, इसकी कोई अपनी लाइट नहीं होती है, जो भी लाइट हम देखते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद आती है। तो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट में दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, कि रिफ्लेक्शंस भी है के बाद भी ये चीज़ें एज ए सोर्स एक्ट कर सकती हैं, और अपनी लाइट भी हो सकती है, लाइक बल्ब या ट्यूबलाइट है, ये सारी चीज़ें सेल्फ ल्यूमिनस होती हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं बेसिकली व्हाट वी स्टडी इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कंसिडर करते हैं स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, है ना, कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग करती है, जब तक कि मीडियम चेंज नहीं हो। मीडियम चेंज होगा तो बैंड हो जाएगी, लेकिन फिर दोबारा फिर से स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी। तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल ऑफ लाइट को ये नॉर्मली हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और ये तभी हम कंसिडर कर सकते हैं व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इज, है ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की हम तभी बात करेंगे जब साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि हम मिरर यूज कर रहे हैं, लेंस यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें, है ना। तो लाइट के पाथ में जब हम इसको यूज करेंगे, तो जब उस जो साइज जो उसका होगा वो रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा लार्ज होगा, लाइक वेवलेंथ तो जो हो गई वो नैनोमीटर में है, लेकिन जो मिरर वगैरह इसका तो कुछ फाइनाइट साइज है ना। अदरवाइज फिर ये अगर ये चीज फुलफिल नहीं हो रही है, मान लो साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन जो है वेवलेंथ के कंपेरेबल है ना, तो फिर वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। कि जब भी हम यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन अगर ले लें, साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, तो उस केस में फिर वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। तो ये लिमिटेशन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे उसका साइज वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज होगा। और वेव ऑप्टिक्स में नॉर्मली वो दोनों चीज़ें कंपेरेबल होती है, कि जो भी हम होल या सारी चीज़ें लेंगे
उसका साइज बहुत छोटा होगा, है ना। तो इसलिए अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि लाइट जो ट्रेवल करेगी वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल करेगी, इसमें कोई स्प्रेडिंग जैसी चीज नहीं होगी, है ना, कि स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ये क्या करेगी, बेसिकली आपकी ट्रेवल करेगी। तो जब ये ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग तो कोई पाथ फॉलो करेगी, उसी पाथ को हम रे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि रे क्या होता है। तो रे जो होता है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द रे फॉलोड बाय लाइट, है ना, कि भाई स्ट्रेट लाइन जो पाथ फॉलो करती है लाइट, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपकी रे। कि कहीं भी अगर आपने कोई सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे कोई पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो सोर्स से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जो स्ट्रेट लाइन होगी दिस इज नोन एज ए रे, है ना, कि जो भी स्ट्रेट लाइन पाथ ये फॉलो करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका रे बोलते हैं। और रे से ही मिलके बीम बना होता है। पहले आप इसको लिख लो, जो बेसिक्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सर साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो आप मिरर वगैरह यूज करोगे ना, लाइट के पाथ में जो ऑब्जेक्ट आप रखोगे उसी को हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। लाइट के पाथ में जो भी चीज हम यूज करेंगे, जैसे प्रिज्म यूज किया आपने, ग्लास स्लैब यूज किया, इसको एज ए हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन है लाइट के पाथ में। तो जब वो साइज वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है तो मतलब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अगर वो साइज कंपेरेबल होता है तो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में नॉर्मली हम बहुत छोटे छोटे साइज की बात करते हैं, है ना, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो अभी तो फिलहाल सिंपल सा कि स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेट करती है, कि कोई स्प्रेडिंग वगैरह नहीं होगा, सीधे सोर्स से किसी पी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी, और उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को वी कॉल्ड एज ए रे। तो ये आपका रे हो गया, है ना। रे के बाद हम आते हैं कि रे से ही मिलके बीम बना होगा, है ना। इसी में अगर हम फर्दर आ जाएं तो रे से ही मिलके क्या बना होगा, बेसिकली आपका बीम बना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बीम। तो जो बीम होती है, दिस इज द बंच ऑफ सेवरल रेज। बीम इज बंच ऑफ सेवरल रेज, कि बहुत सारे रेज का जो बंच होता है वे कॉल्ड एज अ बीम, है ना। कि वैसे तो मतलब कभी भी सिंगल रे तो होगी नहीं ना, हमेशा बीम ही होगा, बंच ऑफ सेवरल रेज होगी। तो बंच ऑफ सेवरल रेज में सबसे पहले जो बीम हम यूज करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कि पैरेलल बीम हो जाएगी। तो पैरेलल बीम जो होगा, इसका डायमीटर चेंज नहीं होता है इस तरह से आपका, कि बहुत सारी रेस का कॉम्बिनेशन है, जब इसका डायमीटर चेंज नहीं होता है तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपकी पैरेलल बीम। बीम आपकी कन्वर्जेंट भी हो सकती है, कन्वर्जेंट बीम, है ना। तो कन्वर्जेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही है ना। तो इसका डायमीटर डिक्रीज होता है, कि पहले जो भी डायमीटर था उससे धीरे धीरे डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये कन्वर्जेंट बीम होगी। ऐसे ही आपका डाइवर्जेंट बीम आ जाएगा, वी कैन टॉक अबाउट द डाइवर्जेंट बीम। तो डाइवर्जेंट बीम में रे इस तरह से डाइवर्ज होगी, है ना, कि डाइवर्जेंट में क्या होगा, बेसिकली आपकी रे इस तरह से डाइवर्ज होगी, है ना। तो डाइवर्जेंट में इसका डायमीटर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये आपकी जो बीम होगी, दिस बीम विल बी द डाइवर्जेंट बीम। तो आपका पैरेलल बीम हो गया, कन्वर्जेंट बीम हो गया, डाइवर्जेंट बीम हो गया, है ना। मैंने जैसे हम बोलते हैं ना कन्वर्जेंट रे, तो रे तो कन्वर्ज हो ही नहीं सकती ना कभी भी, तो सिंगल पाथ है, वो कैसे कन्वर्ज डाइवर्ज होगी। तो इनडायरेक्टली मतलब बोलने का मतलब बीम ही होता है ना। इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका बीम होता है। तो पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, है ना। अब ऑप्टिक्स में जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो चीज पढ़ते हैं, वी स्टडी द रिफ्लेक्शन, है ना, कि भाई सबसे पहले जो फिनोमेना हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेनली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी है। तो वी सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे दैट इज द रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, थ्रू मिरर, है ना, कि भाई किसी भी मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। वो मिरर प्लेन भी हो सकता है, एज वेल एज बेसिकली आपका जो हो सकता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, या किसी दूसरे शेप का भी हो सकता है। शेप तो मिरर का कुछ भी हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर में सबसे पहले जो चीज आ जाएगी दैट इज जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम 10th से जानते हैं कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो स्टेटमेंट होते हैं।
पहला स्टेटमेंट हो जाता है इंसिडेंट रे, राइट, रिफ्लेक्टेड रे, and normal to point of incident, point of incidence, है ना, all lies in same plane, all lies in same plane, है ना, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सारे का प्लेन क्या होता है बेसिकली आपका सेम होता है. दिस इज द फर्स्ट लॉ. एंड सेकेंड लॉ भी हम जानते हैं. सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, equal to angle of reflection, है ना, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और हम ये मेजर करते हैं ये हम नॉर्मल से मेजर करते हैं, मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल. तो दो स्टेटमेंट आपके हो गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट एंड बेसिकली आपका सेकंड. तो सिंपली हम ये चीज़ जानते हैं कि जैसे मैं कोई भी किसी भी शेप का मिरर ले लूँ, यहाँ पे सपोज मैं प्लेन मिरर ले लेता हूँ ऐसा, है ना, एक साइड पे पॉलिश है, तो कोई भी इंसिडेंस रे आ गई, दिस इज इंसिडेंट रे, है ना. तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हम एक नॉर्मल प्लॉट कर देंगे, है ना, और ये आपके रिफ्लेक्टेड रे हो गई. तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सबका प्लेन सेम है. फर्स्ट का मतलब तो ये हो गया कि सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना. और दूसरा मैंने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा, कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो जस्ट हम बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. भाई मिरर में एक ही लॉ यही है, पर फिजिक्स में लॉ तो ज़्यादा नहीं होता ना, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, उसी को फर्दर हम डिराइव करते हैं चीज़ों. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी हम मेजर करेंगे वो नॉर्मल से मेजर करेंगे, है ना. और किसी भी शेप के लिए वैलिड होगा कि भाई ये जो मिरर है इस तरह से कोई कर्व शेप भी हो सकता है ना, कि मिरर जो हो सकता है बेसिकली आपका कर्व भी शेप भी हो सकता है. तो ये किसी भी शेप के लिए वैलिड है कि सपोज आपकी कोई लाइट यहाँ पे आई, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हो गई. तो इसमें वही है कि अगर ये एंगल आई और ये आर है, नॉर्मल से मेजर कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, है ना. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये है. लेटर ऑन विल स्टडी द वेक्टर फॉर्म आल्सो. इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का हम वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, है ना. तो पहले आप इसको लिख लो, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये आपका गया इस तरह से. तो रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर में हम इस तरह की बात कर रहे हैं, राइट. अब इसी का हम पढ़ लेते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है ना, जो हमने यहाँ पे लॉ पढ़ा हुआ है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा. भाई हर चीज का हम वेक्टर फॉर्म जरूर पढ़ते हैं, चाहे वो कूलम्स लॉ हो चाहे कोई भी हो, तो इसका भी वेक्टर फॉर्म वी स्टडी द वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म कैसा होगा, है ना. तो वो भी एकदम आसान है, जो आपने वेक्टर पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जब कोई 3D चीजें होंगी तो ये यूजफुल होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म है उसको हम सिंपल सा स्टेटमेंट ऐसा लिख लेते हैं कि E2 कैप इक्वल टू हो जाएगा E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ E1 कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप. ये स्टेटमेंट होता है.
और कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें E1 E2 और एन कैप क्या है ये आप लिख लेना कि जो E1 कैप है दिस इज द यूनिट वेक्टर along incidence ray, along incidence ray। और जो आपका E2 है दिस इज द यूनिट वेक्टर along द रिफ्लेक्टेड रे, यूनिट वेक्टर along रिफ्लेक्टेड रे। कि रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग E2 क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो गया। और जो इसमें एन कैप होगा, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along द नॉर्मल। एन कैप जो होगा दिस इज द यूनिट वेक्टर along नॉर्मल। कि नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली आपका एन कैप आ जाएगा, है ना। तो ये तीन चीज़ें आपने डिफाइन कर दी। तो अगर इसमें दो चीज़ें आपको पता है, जैसे अगर इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर मुझे पता है और नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर पता है, तो E2 अपने आप इस लॉ से आ जाएगा, है ना। ऑब्वियस बात है सारे यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब इन सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। E2 कैप का भी मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होगा। ये ध्यान रखना कि ये वेक्टर का रिलेशन नहीं है, यूनिट वेक्टर का रिलेशन है ना। तो इसको डिराइव भी हम सिंपल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा भी वेक्टर का अगर रूल यूज करोगे तो ये कोई मिरर है ना, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आ गई ऐसे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपने नॉर्मल ले लिया ऐसे ऊपर की तरफ। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो E1 कैप होगा और ये एन कैप हो जाएगा। तो मुझे निकालना है E2 कैप क्या हो जाएगा, है ना। कि मुझे निकालना है, अगर मुझे E1 कैप और एन कैप पता है तो इससे हम E2 कैप कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इस E1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। E1 का एक नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, है ना। कि E1 का जो नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा, मैं इसको अगर यहाँ पे ऐसे शो कर दूँ कि E1 का नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E1 कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। भाई E1 को इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करना है, वो प्रोजेक्शन तो लेना है आपको, तो प्रोजेक्शन के लिए डॉट प्रोडक्ट तो देते हैं हम। भाई किसी भी दो वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, E1 का एन के अलॉन्ग कंपोनेंट हम ले रहे हैं, तो E1 का एन कैप के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे और डायरेक्शन के लिए एन कैप से दोबारा फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इस टर्म से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये आपका आ गया इसके अलॉन्ग इसका कंपोनेंट। ऐसे ही इस E1 का इसके अलॉन्ग कंपोनेंट। तो टोटल वेक्टर से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो ये कंपोनेंट आ जाएगा। हम ये तो जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो E1 कैप का पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा और एक E1 कैप का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। तो दो कंपोनेंट अगर होंगे तो एक मुझे अगर पता है तो टोटल वेक्टर में से दूसरा माइनस करके दूसरा वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा ये आपका हो जाएगा E1 कैप माइनस E1 कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये सब वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि भाई E1 का इसके अलॉन्ग कंपोनेंट के लिए हम सिंपल से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डायरेक्शन क्या होगी एन कैप के अलॉन्ग, और टोटल वेक्टर से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में जो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट होता है वो तो चेंज नहीं होता है, वो तो उतना ही रह जाता है। ये वाला चेंज नहीं होगा ना, ये कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है ऐसे। ये तो हुआ है इसमें कि भाई ये वाला जो कंपोनेंट है अगर मैं यहाँ से फिर से इसको प्लॉट करूँ तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है ना। ये वाला कंपोनेंट जो डाउनवर्ड था वो अपवर्ड हो गया है ना। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये वेक्टर मेरा अगर कोई E2 कैप है तो E2 कैप का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही होगा जो इसका होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो E2 कैप पूरा वेक्टर होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, E1 कैप माइनस E1 कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, लेकिन प्लस इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये आपका रिवर्स हो जाएगा इसका। तो प्लस आपका रिवर्स होने का मतलब है कि यहाँ माइनस साइन लगा देंगे इसमें, है ना। माइनस ऑफ E1 कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये आपका भी। तो इसी को सॉल्व करोगे तो E2 वेक्टर का ये वाला फॉर्म आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो अल्टीमेटली E2 कैप की वैल्यू ये आ गई, है ना। ये आपका आ गया E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ E1 कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये आपका आ गया।
तो उसको एज इट इज हम मेमोराइज कर लेंगे, भले ही आपको डेरिवेशन नहीं आता हो, फिर इसको आप मेमोराइज कर लोगे। जस्ट कोलिजन जैसा है कि इलास्टिक कोलिजन एंड मिरर के लाइट के रिफ्लेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। इलास्टिक कोलिजन में भी क्या होता है कि जो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट होता है वो अनचेंज रहता है ना। ये अलग चीज़ है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दो, इसे डिस्टर्ब करेगा। ये वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा जो पहले था, और ये वाला कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है, तो माइनस साइन आ जाता है। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो कई बार ये 3D जब केसेस होते हैं तो उसमें यूजफुल होता है, तो उसको आप लिख लो। सर ये तो सेम प्लेन में होगा तो 3D इसमें कहाँ का? अभी बता रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ, जब मैं बता रहा हूँ समझ में। आप देखो सेम प्लेन में होता है, लेकिन वो प्लेन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है ना। आप समझो प्लेन भी तो अलग तरह से हो सकते हैं ना। कोई XY प्लेन होगा, कोई जरूरत थोड़ी है। तो उस प्लेन को हम किसी दूसरे प्लेसमेंट लिख सकते हैं ना। जैसे मैं अगर इसको शो करूँ ऐसे, इनका कहना सही है, तो जो प्लेन है वो एक प्लेन है, लेकिन वो प्लेन का तो कहीं भी हो सकता है ना। इस तरह से जैसे ये है, मैं ऐसे रखूँगी जरूरत थोड़ी, इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। तो इसमें भी लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी, तो प्लेन तो एक ही है आपका, ये किस तरह से ले लोगे आप इससे। तो प्लेन आपका ये वाला आ गया ना। तो इसके आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं सिंगल प्लेन के भी, है ना। कि सिंगल प्लेन भी ऐसा एब्रप्टली लाई कर सकता है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो उसमें फिर ये यूजफुल हो। अभी क्वेश्चन आएंगे तो विल गेट टू नो कि इसका बेसिकली आपका मतलब क्या है ना। ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये लॉ बहरहाल आप याद रखना, नहीं तो फिर वहाँ पे हम डायरेक्शन में फंस जाते हैं। वैसे तो यही है जो मैंने पहले लिखा है कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सिग्मा, ये आपका है, मेन चीज़ यही है ना। लेकिन ये भी थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लोगे इसमें, है ना। ये आपका हो गया इस तरह से। ठीक है, ये हमने कर लिया इस तरह से। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म आ गया आपका। अब हम आ जाते हैं कुछ और चीज़ें डिफाइन करने की आपको अभी जरूरत है। जैसे कि बहुत दिन तक ये क्लियर नहीं होता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, तो ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है ना। स्टार्टिंग में ना टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप फर्दर पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे मैं फर्दर लिख रहा हूँ कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, कि भाई किस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। कि भाई ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। तो जो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रेज स्टार्ट, ray start or appears to converge या appears to intersect लिख लो आपस में। ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, वैसे तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, है ना। कि वैसे एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रे स्टार्ट और appears टू इंटरसेक्ट, कि मतलब ऑब्जेक्ट का रिलेशन इंसिडेंट रे से होता है। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा आ गया इमेज, भाई किस चीज को हम इमेज बोलेंगे, है ना। तो इमेज को हम बोलेंगे इमेज इज ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और appears टू इंटरसेक्ट ऑल्सो। और इंटरसेक्ट अगर नहीं भी कर रही है तो appears टू इंटरसेक्ट है, appears टू इंटरसेक्ट, है ना। इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपके इमेज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट का रिलेशन इंसिडेंट रे से है और इमेज का रिलेशन आपका रिफ्लेक्टेड रे से है ना। तो जैसे मैंने बोला कि इसको आप एक तरह से ठीक से समझना, कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस सोर्स ऑफ लाइट से अगर ये सेल्फ ल्यूमिनस है, रिफ्लेक्शन के बाद भी हो सकता है, सेल्फ ल्यूमिनस है तो इससे रेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे,
है ना, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होती हैं, हम एक दो बना लेते हैं क्योंकि आपको इनफाइनाइट से क्या मतलब है, एक दो रेस, टू रेस के इंटरसेक्शन से इमेज बन जाएगी। तो आप बोलोगे एक रे यहाँ से निकल गई ऐसे, है ना, और एक रे आपकी यहाँ से निकल गई ऐसे। तो जहाँ से इंसिडेंट रे निकलती है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा यहाँ पे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे इधर तो कहीं पे मीट करेंगी नहीं, है ना, इधर तो कहीं पे मीट करेंगे नहीं, तो हम बोलेंगे जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है, कि इसको अगर मैं पीछे ऐसे ले जाऊं, है ना, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो चीज होगा ये इमेज हो जाएगा। कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होती हैं, वो किसकी पोजीशन होती है, बेसिकली आपकी इमेज की। तो हम बोलेंगे इस केस में ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल रेज उससे स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये इमेज जो है वो रियल नहीं है ना, ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, वर्चुअल इमेज, है ना। मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बन रहा है तो वो कैसा होगा, बेसिकली आपका वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको वर्चुअल बोलते हैं, है ना, कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो भाई यहाँ मिरर के पीछे स्क्रीन कैसे रखोगे आप, तो किसी भी इमेज को अगर हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। लेकिन उसको देख सकते हैं, है ना, अपनी इमेज हम देखते तो हैं मिरर में, है ना। और देखने का प्रोसेस ये होता है कि जैसे कोई भी आई कैसे सी करती है किसी चीज़ को, जैसे मैंने बोला कि भाई इस तरह से कोई मिरर है, अब आई कैसे सी करेगी इसे, तो इससे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी। तो आपने बोला इस तरह से रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, और इस तरह से आपका यहाँ पे इमेज बन गया। इस वर्चुअल इमेज को आई देख सकती है क्योंकि ये जब रेज जाएंगी आई के रेटिना पे, इस तरह से आई का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो आई में बेसिकली आपका इस तरह से लेंस होता है ना, इन सारी रेस को, है ना, एक दो नहीं और भी बना लो, बस में एक और ले लो ऐसे, ये ऐसा, ये इधर डाइवर्ज हो रही है लेकिन रेटिना इसको कन्वर्ट कर देता है ऐसा। तो हमको आपको ऐसा लगता है कि ये जो रेज है वो आई से आ रही है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी वो आई पे, तो ये प्रोसेस होता है। तो वर्चुअल इमेज को हम देख सकते हैं, है ना, कि वैसे तो ये डाइवर्ज होती है रेज, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जो आई का आपका लेंस होता है वो इसको रेटिना पे कन्वर्ट कर देता है ऐसे। तो वहाँ पे सेंसेशन होती है और उस सेंसेशन को नर्व जो होती हैं वो ब्रेन तक रीड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग लग रहा है कि जो रेज हैं वो आई से आ रही है, तो वही मतलब हो गया, इमेज जो होगी आई पे होगी, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, है ना। तो देखो जब ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है, इमेज रियल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट वर्चुअल का मतलब है कि वही ऑब्स्ट्रक्शन जो वर्ड में यूज कर रहा था, कि भाई इस तरह से कोई रेज है ऐसी, कोई कन्वर्जिंग रेज हम ले लेते हैं, कि भाई इस तरह से कोई कन्वर्जिंग रेज है ना, कि भाई ये कोई कन्वर्जिंग रेज है, राइट। अब मैं क्या करूँ, इसके पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दूँ जिसका कि साइज बहुत बड़ा है, तभी तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड होगी। तो आपको पता है जैसे मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, मिरर को यहाँ पे, इसके सामने मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, बेसिकली आपको, अरे वर्चुअल इमेज ही तो सारी होती है बेटा अर्पित, जो आप मिरर में इमेज अपनी देख रहे होते हो वर्चुअल ही तो होती है, मिरर के पीछे तो बनती है वो, आप रियल हो, आपके सामने मिरर रखा हुआ है प्लेन, आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल ही है वो, है ना। वो और ऑर्डर भी आएंगे, ऑर्डर धीरे धीरे आते जाएंगे आपके, है ना, धीरे धीरे आते जाएंगे वर्चुअल इमेज, ये आपका आएगा। तो अभी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना, वेट फॉर अ मिनट, हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि वैसे रे यहाँ पे कन्वर्ज कर जाती, लेकिन आपने क्या कर दिया, बीच में ही मिरर रख दिया, तो अब एक्चुअली में रेस क्या होंगी, यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं से फॉलो हो जाएगा, है ना, कि इस तरह से रे वापस चली जाएगी आपके रिफ्लेक्शन को फॉलो करके, और यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, एक्चुअली क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है इसको हम बोलेंगे इमेज है,
तो इमेज तो रियल बन गई, क्योंकि रियल एक्चुअली रियल रेस मिरर के सामने इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपकी रियल इमेज बन गई। तो इमेज तो रियल हो गई। अब ऑब्जेक्ट हम किसको लेंगे, इसी को तो लेंगे, एपीएस टू कन्वर्स, कि जहां पे इंसिडेंट रे एपीएस टू कन्वर्स होती है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, एपीएस के लिए अब ये सॉलिड लाइन नहीं लिखते हैं, सॉलिड लाइन तो हमेशा हम रियल रेस के लिए बनाते हैं। इसको हम डॉटेड कर देंगे, कि ये जो आपकी लाइंस हैं इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बेसिकली आपके डॉटेड में, है ना। किस तरह से आपकी जो लाइंस हैं आपकी, इसको आप डॉटेड में कन्वर्ट कर दोगे ऐसे, है ना। इस तरह से आपको इस तरह से बनाने की अब जरूरत नहीं है, बल्कि इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, कि भाई इस तरह से एक रे थी, है ना, और एक रे आपने यहाँ पे ले लिया था ऐसे, तो आप इसको डॉटेड बना दोगे। तो जहाँ पे एपीएस टू कन्वर्ज होंगी यही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज के चक्कर आपको थोड़ा सा आना चाहिए, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो प्लेन मिरर उसकी वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो प्लेन मिरर उसकी रियल इमेज बना देगा। और रियल इमेज को तो देख ही सकते हैं हम इसमें, कि भाई कोई भी रे अगर कन्वर्ज हो रही है तो फिर डाइवर्ज भी तो होंगी। तो इस तरह से रे डाइवर्ज होंगी आपकी ऐसी, और इसको आई जो होगा रेटिना पे कन्वर्ज करेगा तो ये इमेज आपको दिखेगी, है ना, कि ये इमेज आपको दिखेगी। और यहाँ पे हम स्क्रीन रख सकते हैं, स्क्रीन रख के यहाँ पे ऑप्टेन भी कर सकते हैं इसे इमेज को। तो इसलिए इमेज कैसी हो जाएगी, इसलिए आपकी रियल। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना कि भाई किस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, किस चीज़ को हम इमेज बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। है ना। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्ट इमेज का चक्कर समझ में आ गया थोड़ा सा आपको, है ना, कि कैसे करेंगे हम इसे, है ना। कोई भी रे कन्वर्ज होगी तो अल्टीमेटली डाइवर्स तो होगी, वो तो है ही, किससे भी यहाँ रुक थोड़ी जाएगी, तो डाइवर्स भी होगी ना, है ना। ये आपका राइट। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। अब दो पार्ट में आ जाएगा, एक तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर और एक आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। भाई लॉ वगैरह तो सबके लिए सेम ही है ना, चाहे कोई भी सरफेस हो। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, कि भाई किसी भी प्लेन मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो ये हम जानते हैं काफ़ी कुछ, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है ना, कि रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर में क्या होता है, कि जैसे प्लेन मिरर के अगर सामने कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट नहीं, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो एक पॉइंट होता है तो इमेज भी पॉइंट बन जाएगी उसकी। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है ऐसा, कि दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी हम जानते हैं, कि भाई कोई भी दो रे ले लो, इस टिप की आप इमेज बना लो, तो जहाँ पे इस टिप की इमेज होगी वही उस पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं टिप की इमेज बना लूँ तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अदरवाइज तो उसमें सारे पॉइंट्स अपनी इमेज बनाएंगे और उस इमेज के पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो इमेज बन जाएगी आपकी। मैं पहले रे ले लेता हूँ इस तरह से, आपका एक सीधी चली गई। तो जब मिरर के परपेंडिकुलर कोई रे स्ट्राइक करती है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, वापस चली जाएगी, क्योंकि रिमर के में परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने का मतलब होगा इस केस में आई की वैल्यू 90 नहीं 0, क्योंकि एंगल तो हम नॉर्मल से लेते हैं। तो आई 0 होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग और भी 0 हो जाएगा, अपने पाथ को पे वापस चली जाएगी। एक दूसरी रे हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, जैसे थीटा एंगल पे, तो सेम थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो इधर तो कहीं पे मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, तो हम इसको पीछे ले जाएंगे ऐसे,
है ना, ये पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे उस एरो की इमेज बन गई, तो बाकी पॉइंट भी इसी के नीचे होंगे सिमिलरली। तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, उस सबको जब ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, है ना, कि इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पे क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे, है ना। वर्चुअल इमेज को भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ऑब्जेक्ट रियल था, वर्चुअल इमेज बन गया, है ना। आपको पता है इसमें सेम साइज का होता है ना, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस है ना, कि भाई अगर ये डिस्टेंस इस केस में x है तो जो इमेज बनेगा ये पीछे x पे ही बन जाएगा। और अगर इसकी कोई साइड h है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h0 है, हाइट ऑफ द इमेज अगर hi हो गई तो hi इक्वल टू h0 हो जाएगा। इसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है प्लेन में, है ना। सेम साइज की इमेज बन जाती है वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस पे हो जाएगी। लेकिन इसमें फ्रंट बैक रिवर्सल होता है ना। फ्रंट बैक रिवर्सल का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं अगर इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट में ऐसा प्लेस कर दूं, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इसके, इस लाइन के, तो जो इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल उल्टी हो जाएगी ना, है ना, क्योंकि बी की इमेज तो पास में बनेगी तो बी डैश हो गया ये, और ए की इमेज दूर बनेगी वो ए डैश हो गया। तो ये इसकी एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ऐसे एरो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे को हम बोलते हैं फ्रंट बैक रिवर्सल, है ना। दिस कंसेप्ट इज नोन एज ए फ्रंट बैक रिवर्सल, फ्रंट बैक रिवर्सल या करेक्ट, है ना। तो फ्रंट बैक रिवर्सल भी इसमें होता है ना, कि ए बी अगर ऐसे लॉन्गिट्यूडनली रखी हुई है तो इन्वर्ट हो जाएगा ये, इसी को वी कॉल इट एज अ फ्रंट बैक रिवर्सल एंड सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस या करेक्ट, ठीक है ना। अब एक चीज आ गया कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय द मिरर, कि भाई मिरर कितना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करता है। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर में बहुत सारी चीजें हैं, एक दो क्लास तो सिर्फ इसी में लग जाती है, तो जस्ट मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पे जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर, प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर कितना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करता है, तो वो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में हो जाती है 180 माइनस 2i। होप यू अंडरस्टैंड, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब हो जाएगा एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ये कोई भी प्लेन मिरर है, अगर कोई रे आपकी इस तरह से आ गई, है ना, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से आपका आई है, तो और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो इंसिडेंट रे को अगर हम आगे ले जाएं तो ऐसे चली जाती है ना, ये मिरर नहीं रहता तो, लेकिन अब ऐसे जा रही है, तो जितने एंगल से डेविएट हो गई है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि भाई इंसिडेंट रे को इसने डेविएट कर दिया है, ऐसे इसकी डायरेक्शन तो सीधी चली जाती है, तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम जानते ही हैं, आप ज्योमेट्री से ही देख लो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, अगर ये आई होगा तो ये भी आई हो जाएगा, तो टोटल 180 में से 2i माइनस कर देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू ये हो जाएगी, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर जो होता है वो 180 माइनस 2i होता है ना, कि 180 माइनस क्या होता है बेसिकली आपका 2i होता है ना। तो सिंगल मिरर से ऐसा हो गया। एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जानना होता है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर है ना, वही तो ज्योमेट्री है मेन, है ना, कि सिंगल मिरर में तो इतना हो गया, अगर मैं दो मिरर का कॉम्बिनेशन ऐसे ले लूँ कि एक मिरर आपका ये है और इससे किसी इंक्लिनेशन पे कोई दूसरा मिरर रखा हुआ है, यहां से कोई रे ऐसे आ रही है, फर्स्ट मिरर में स्ट्राइक करती है, दिस ऑल अबाउट द ज्योमेट्री। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज आई है एंड दिस एंगल इज थीटा बिटवीन टू मिरर, तो क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी और फिर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। तो आपको पता है कि पहले रे तो आपकी इस तरह से जा रही थी, अब ऐसे जा रही है, तो ये जो एंगल होगा दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, कि भाई पूरे सिस्टम से दिस इज इंसिडेंट रे और पूरे सिस्टम से दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका ये एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ कि व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डेविएशन, कितना हो जाएगा, थोड़ा ज्योमेट्री कैलकुलेट करके बताओ कितना आ जाएगा ये एंगल ऑफ डेविएशन।
जो मैंने एंगल शो कर रखा है वो एंगल कितना होगा ज्योमेट्रिकली, इसमें ऑप्टिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल से आपकी ज्योमेट्री है। तो कितना आएगा एंगल ऑफ डेविएशन? है ना, थोड़ा ट्राई करो, देखें आपकी ज्योमेट्री कितनी स्ट्रांग है। क्या आंसर आ रहा है देखो मैं, किसका आ रहा है आंसर? अर्पित थोड़ा सा गलत बता रहे हो बेटा, आपका आंसर तो सही है लेकिन थोड़ा सा कुछ गलत आपको याद है ना। अब सही है आपका आंसर। अर्पित कहाँ के स्टूडेंट हो आप, विच सेंटर? सर मैं आरडीसी का। अच्छा आरडीसी के हो, तो आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? हाँ सर, एक्चुअली मेरा ना ड्रॉपर्स बैच था, तो उन्होंने कहा था अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक आप ये ज्वाइन कर लो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, समझ गया। सही। तनिष सही नहीं है। हाँ, खुशी यादव, योर आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर जो है वो सही है, खुशी का आंसर सही है। खुशी यादव आप कहाँ के स्टूडेंट हो? मैं भूल गया ना, बहुत दिन हो गया है। अच्छा थैंक यू, आरडीसी के। मैं भूल गया, बड़ा दिन हो गया ना, किसी से पूछा नहीं मैंने, पहले तो मुझे याद था लेकिन अब जो है याद नहीं है। कई लोगों को जानता हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं डेविएशन, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। है ना, तो डेविएशन में हमेशा ध्यान रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर होता है। यहाँ पे जो डेविएशन है वो क्लॉकवाइज है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता तो इसको भी ले सकता था ऐसे। तो आपको मेंशन करना होता है डेविएशन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये डेल्टा जो मैंने शो किया है क्लॉकवाइज डेविएशन, जैसे ये आई एंगल है तो ये भी आई हो जाएगा, यहाँ पे आई हो गया ना, ये ऐसे एंगल है ना। ये वाला एंगल भी कितना हो गया बेसिकली आपका, ये वाला एंगल भी बेसिकली आपका आई हो गया, है ना। ये वाला एंगल कितना हो गया बेसिकली आपका आई ले लिया आपने इस तरह से, ठीक है ना। तो इससे डेविएशन कितना हो जाएगा फर्स्ट मिरर से, तो मैं लिखता हूं सबसे पहले डेविएशन थ्रू फर्स्ट मिरर, कि फर्स्ट मिरर से डेविएशन सपोज डेल्टा वन है, तो डेल्टा वन अभी तो आपने पढ़ा कि फर्स्ट मिरर का डेविएशन मतलब रे ऐसे चली जाती है, तो ये इसका डेविएशन हो जाता है। और ये जो डेविएशन होती है इसका रे डेल्टा वन है, तो डेल्टा वन इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 माइनस टू आई, ये फर्स्ट मिरर के थ्रू डेविएशन हो गया, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे भी एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर दोगे ऐसे,
यहाँ पे भी हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला एंगल भी हम डिफाइन कर सकते हैं ना, कितना होगा कि भाई यहाँ पे ये वाला एंगल भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपका डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर आई है ना, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, है ना। कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ज़्यादा क्लैरिटी होगी, नहीं तो उसमें फिर मिक्स हो जाएंगे हम थोड़ा सा, है ना। वैसे तो आसान सी चीज़ है। ये आपका दिस द 2 मिरर्स, एक मिरर आपका ये है ना, और एक मिरर आपका इंटरसेक्टिंग यहाँ से ले लेते हैं, दूसरा मिरर ये है ना। और है ना, थोड़ा सा इसको समझना होता है, बाद में तो उसका रिजल्ट स्टूडेंट को याद ही रहता है, तो फिर इतना कुछ पेन नहीं लेते, सीधे रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। ये आप कह सकते हैं एंगल इज थीटा, है ना। तो यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट हुई, दिस एंगल इज आई, तो यहाँ पे आपने बोला ये वाला भी एंगल आई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपने नॉर्मल एक ड्रॉ कर दिया ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट होकर रे ऐसे चलेगी, तो आपको ये एंगल बताना था डेल्टा कितना होगा। ये आई होगा तो ये भी आई हो जाएगा, तो डेल्टा 1 आपने निकाल लिया, ये आपका 180 - 2 आई हो जाएगा, और इसका भी सेंस जो है वो क्लॉकवाइज ही है। तो आप देखो ये अगर एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 - आई, है ना। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा। अगर ये एंगल मैं लेता हूँ कि थीटा डैश है, तो थीटा डैश प्लस थीटा प्लस 90 - आई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 90 - आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी, थीटा डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपका आ जाएगा 90 प्लस आई माइनस थीटा। और अगर थीटा डैश पता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा कितना है, दैट इज 90 - थीटा डैश। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये थीटा माइनस आई आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये आपका थीटा माइनस आई हो जाएगा, और सेम ये भी हो जाएगा थीटा माइनस आई, है ना। तो अब इस बात है कि अब यहाँ पे अगर हम डेविएशन देखें तो रे ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन अब ऐसे जा रही, तो ये बीच वाला एंगल निकाल सकते हैं ना। ये एंगल जो हो जाएगा वो डेल्टा 2 हो जाएगा। तो डेल्टा 2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा माइनस आई। तो पहले मिरर ने इतना डेविएशन प्रोड्यूस किया, दूसरे मिरर ने डेविएशन डेल्टा 2 प्रोड्यूस किया, और दोनों ने जो डेविएशन प्रोड्यूस किया वो क्लॉकवाइज ही किया है। तो जो टोटल डेविएशन होगा पूरे सिस्टम से, ये हमेशा टोटल डेविएशन हम सम करके निकाल सकते हैं। तो टोटल डेविएशन जो हो जाएगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। तो दोनों को सम कर दो, तो दोनों को सम करेंगे तो 360 - 2 थीटा हो जाएगा। एंड दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, इंडिपेंडेंट ऑफ आई, आई कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। टोटल डेविएशन की वैल्यू 360 - 2 थीटा हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना आप इसमें कि डेल्टा जो होता है दिस इज 360 - 2 थीटा हो जाता है। तो ज्योमेट्रिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। सर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस करते। माइनस कर देते, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कि भाई दोनों क्लॉकवाइज हैं तो अपने प्लस कर दिया है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस कर देते। ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो आंसर भी क्लॉकवाइज आ गया। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता तो डिपेंड करता है कौन सा डोमिनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग नेट डेविएशन की, है ना। कि भाई कन्वेंशन जो होती वो नेक्स्ट डेविएशन प्रोड्यूस होती। इसी को हम 2 थीटा भी ले सकते थे यार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता चल जाएगा ना आपको कि जब आप ये डेविएशन प्रोड्यूस करोगे। हाँ ये क्वेश्चन वैसे सही है, तो इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जाएंगे। ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब आप डेविएशन निकालोगे ना तो इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड की तरफ जाएंगे, मतलब इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में कितना रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ से स्टार्ट होकर इधर चले जाएंगे तो एरो इधर आ जाएगा ना,
एरो रेजर आने का मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया, है ना, कि इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड की तरफ क्लॉकवाइज हो जाएगा। सब में देखो मैंने यही किया, इंसिडेंट क्लॉकवाइज, इंसिडेंट क्लॉकवाइज, इंसिडेंट क्लॉकवाइज। तो एंगल ऑफ डेविएशन भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको निकालने आना चाहिए। ये थोड़ा सा हमने बेसिक्स आज डिस्कस की, तो इसी बेसिक्स पे आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स विद यू, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दोज न्यूमेरिकल्स। या चलो आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स विद यू। हाँ ये तो ऐसे आसान है, फिर भी कर लो आप, फिर भी कर लो आप। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही निकालो। हाँ यथार्थ एंड दक्ष सही है आपका आंसर। पीयूष झा सही है। हाँ रमेश सही है आपका आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। लक्ष्य स्नेहा कुमारी, थोड़ा सा एंगल गलत बता रहे हो आप लोग।
हाँ, सुहाना सही है आपका आंसर। ये ऐसे गया, ये आपका ऐसे गया, तो जो नॉर्मल होगा वो तो जे कैप ही है ना, नॉर्मल तो जे कैप के अलॉन्ग है, और इंसिडेंट रेट जो है वो इतना है, हाफ आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे में ही तो होता है, आई तो सेम ही रहता है, जे वाला उल्टा हो जाता है ना। कॉन्सेप्ट ये तो है कि आई तो बेसिकली आपका सेम रहेगा, जे वाला रूट थ्री जे कैप हो जाएगा। तो आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना एकदम आसान काम है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। भाई ऐसे तो लिखते हो आप, दो वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, है ना, कि भाई इसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, इसलिए आपका डिवाइड कर देंगे तो उससे आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देख लो कितना आ रहा है ए डॉट बी, है ना, कि भाई एक वेक्टर को आप ये ले लो, एक वेक्टर को जे कैप ले लो, तो जब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जे डॉट जे वाला ही तो टर्म आएगा, ये रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। और चूंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं इसलिए इसका मैग्नीट्यूड तो वन इंटू वन ही हो जाएगा ना, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू आ गया, मीन्स थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बस हो गया। भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल तो हम निकाल सकते हैं। डायग्राम मैंने कैसे बनाया वो आप छोड़ देना, है ना, लेकिन इस तरह से आप निकाल लोगे वेक्टर, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 30 डिग्री होगा, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी द 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द वेक्टर एंड ज्योमेट्री। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अभी मैं शो करता हूँ। I'll show that question. सर ये जो डायग्राम बनाया है उसमें तो माइनस जे कैप जानी चाहिए इंसिडेंट रे। हाँ, वो मैंने बोला डायग्राम आप छोड़ दो, आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। डायग्राम तो मैं नॉर्मली कन्वेंशनल बना दिया, अदरवाइज आपका सही है कहना, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ये रे जो है वो ये वैसे हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी रे, क्योंकि आई भी पॉजिटिव है, जे भी पॉजिटिव है ना, और उसके बाद ये आपका ऐसा हो जाएगा इस तरह से, है ना, तो उसके हिसाब से हम ले लेंगे इस तरह से, जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग में लेते हैं। या आप ज़्यादा अच्छा होगा, इन इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, टू थीटा आ जाएगा, है ना, ज़्यादा अच्छा होगा, इससे अच्छा है कि आप सीधे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल निकाल लो, तो वो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा ना, और एंगल ऑफ डेविएशन से भी निकाल सकते हैं इससे, तो उसमें डायरेक्शन का भी कोई चक्कर नहीं है ना, यहाँ पर ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
हाँ, यथार्थ एंड सुहाना, योर आंसर इज करेक्ट। यथार्थ आप तो आरडीसी के हो, सुहाना आप कहाँ के स्टूडेंट हो? अच्छा, कालुसराय, केएस। कालुसराय की गलियां, नहीं, वी ऑल मिस। नहीं, हाँ कालुसराय बेटा, मैं समझ गया। कालुसराय में खाने पीने का सामान बहुत अच्छा मिलता है ना? काफ़ी ईटिंग प्लेसेस हैं, थोड़ा लो लेवल की, हाई लेवल की तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसे काम चलाओ बड़ी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे। पता नहीं कब हम कालुसराय जाएंगे। हैं? सर कालूसराय में ही पढ़ाते हो आप? वहाँ भी पढ़ाता हूँ। खुशी यादव सही है आपका आंसर। आरडीसी तो फिर जो है वो तो मेन ही है गाजियाबाद का, तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं, सब कुछ मिलता है वहाँ, तो बहुत अच्छा है ना। आरडीसी तो खैर मेन पॉइंट ही है गाजियाबाद का। हाँ, दक्ष, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है ना, दक्ष, योर आंसर इज करेक्ट। है ना, चलो इसको देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको लॉ अप्लाई करना है, नहीं तो इधर तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी, है ना। वो लॉ को अप्लाई कर लो, अपने आप आ जाएगा, है ना। वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ई टू कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ई वन कैप माइनस ट्वाइस ऑफ ई वन कैप डॉट ऑफ एन कैप इंटू एन कैप, फिर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। तो इसमें ई वन सब चीज यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं हम, लेकिन आपको तो इसका ही मैग्नीट्यूड 1 है, इसका ही मैग्नीट्यूड 1 है, तो सब चीजें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है आपको, है ना। गॉड्स प्लान आपका भी सही है। तो यहाँ से E1 वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है, पुट कर दो आप यहाँ पे। E1 वेक्टर है 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस, अब E1 और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लो E1 कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/√3 इंटू 1/√2, तो बाहर ही आ गया, और आई के साथ आई मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ जे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आ गया बेसिकली आपका √2/3 आ गया, है ना। ये कितना आ गया बेसिकली आपका √2/3, एक तो आपका यहाँ पे 2 आ गया, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो आ गया वो √2/3 आ गया, और फिर से एन कैप मल्टीप्लाई करना है तो दिया हुआ है आपको, तो ये आपका आ गया आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, तो √2 तो कैंसिल हो गया, है ना। फिर और यहाँ से पूरे से 1/√3 कॉमन आ गया, इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो बस इसका साइन चेंज हो गया आई और जे का, है ना। तो 1/√3 तो वही रह गया, और ये माइनस आई आ गया,
ये माइनस जे आ गया, के में तो कोई चेंज आया ही नहीं, है ना। के तो क्या होगा, मिरर के अलॉन्ग होगा, जहाँ मिरर रखा होगा, है ना। कि अगर नॉर्मल आपका आई कैप जे कैप है, मतलब के जो होगा वो मिरर के अलॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर तो होता ही। तो आपका सी ऑप्शन सही है। तो बाकी इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वेक्टर फॉर्म में फायदा ही होता है कि बहुत ज़्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं, सीधे कैलकुलेटिव होती हैं चीज़ें। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। आंसर ठीक है, यहाँ कर लिया सर। तो ये जस्ट हमने थोड़ा सा बेसिक्स आज पढ़ लिए, राइट। तो अभी तो कोई क्वेश्चन ऐसे एज ए होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। नेक्स्ट वीक से आई विल स्टार्ट गिविंग, कि नेक्स्ट वीक में 2 क्लास और हो जाएगी ना, तो फिर आपका सिलेबस थोड़ा सा मूव कर जाएगा। तो देन आई विल गिविंग रेगुलर बेसिस पे मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं आपको देते रहूँगा, है ना। ये करेगा इसमें से, है ना, प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं शो कर रहा हूँ अभी यहाँ। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जस्ट हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतने काफी है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मीन वाइल आई विल शेयर फ्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन, तो जो कि मेरे पास बच गए हैं, सॉल्व नहीं करवा पाए हैं मुझसे, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप सॉल्व कर लेना, है ना। तो उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंप्लीट। नाउ विल फोकस मोर ऑन द ऑप्टिक्स, राइट। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक की डाउट क्लास आप लेंगे? डाउट क्लास लगी हुई है क्या? नहीं लगी नहीं है। हाँ, डाउट्स पूछ लेना मेरे से आप, है ना। आई विल टेक द डाउट क्लास, आप ग्रुप में डाल दो तो मैं, ओके सर। है ना, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ओके, बाय बाय। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है यू पोस्ट इन ग्रुप, तो जो भी वीकेंड्स पे क्लास होगी आई विल टेक आपका। हाँ, कर सकते हो अनुराग मिश्रा, आप कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो फॉर द अनुराग मिश्रा, है ना। यू कैन गो फॉर द, राइट, ये करेगा। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।